आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं। और सभी छोटे बड़े प्यारे बहन भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो कथन चल रहा था वो आपके सेकंड सेमेस्टर BA पार्ट फर्स्ट ईयर जो गद्य पद्य वाली जो बुक है, पद्य के आप जो पाठ थे करीब करीब सारे ही हो गए हैं आपके, और वीडियो मैंने डाल दी है। गलती से कोई रह गया हो क्योंकि एग्ज़ाम चल रही है, कोई छूट भी गया हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स करके, और वो सारी चीज़ जो है मैनेज कर लेंगे अपन। लेकिन आपकी गद्य भाग 3 पार्ट थे जो उनमें से आज एक पार्ट उठा रहा हूँ मैं, जो जिसका नाम है कि आज भी खड़े हैं तालाब, जो कि आपके गद्य भाग का हिस्सा है। समझ लो, आपके गद्य भाग का हिस्सा है। तो आज भी खड़े हैं तालाब, ये एक निबंध है जो कि अनुपम मिश्र के द्वारा रचित है। अनुपम मिश्र जो कि जिसे अपन कह सकते हैं कि एक लेखक हैं, एक संपादक भी हैं, छायाकार भी हैं और पर्यावरणविद भी, गांधीवादी विचारधारा से सहमत हैं। क्योंकि शायद ये जो अनुपम मिश्र है ये इतने दिनों से काम कर रहे हैं पर्यावरण के विषय को लेकर, शायद जब तक कोई संस्था भी नहीं बनी थी। तो पर्यावरणविद हैं, इसका मतलब पर्यावरण के ज्ञाता हैं, पर्यावरण के विषय जो है समस्या उसको गंभीर रूप से आम जनता के सामने रखते हैं और जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा इनका जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में अपन ले लेते हैं। तो अनुपम मिश्र जी जो क्या है, जो एक स्वयं लेखक हैं, संपादक हैं, छायाकार भी हैं और जिसे अपन कहते हैं गांधीवादी विचारक भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। उनका जन्म जो हुआ है वो 1948 में हुआ है, और कहाँ हुआ है? वर्धा महाराष्ट्र में हुआ है। वर्धा महाराष्ट्र में हुआ है और मृत्यु उनकी 2016 कहाँ हुई है? दिल्ली हुई है। अब देखिए, इनके माता पिता जो थे, पिताजी आपने सुना होगा नाम, अगर हिंदी पढ़ी है तो, जिनका नाम था भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र भी अच्छे जाने माने एक लेखक थे, जिनका आपने सुना होगा एक वो था फर्स्ट ईयर में पहले कि सतपुड़ा के घने जंगल। तो सतपुड़ा के घने जंगल स्वयं भवानी प्रसाद के द्वारा ही लिखे गए थे, और वो भी पर्यावरण की बहुत जानकारी रखते थे, पर्यावरण से संबंधित उन्होंने भी काफ़ी लेख लिखे हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र हैं। माताजी का नाम सरला मिश्र था। इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है संस्कृत से क्या किया है? स्नातकोत्तर, इसका मतलब MA संस्कृत से किया है, दिल्ली से किया है 1969 में। 1969 में स्नातकोत्तर संस्कृत MA किया, और उसके बाद में फिर अपनी जो जिस विचारधारा से जुड़े हैं उसी विचार पर्यावरण से संबंधित उसी विचारधारा में चले गए हैं। और उसके बाद पर्यावरण पर बहुत कुछ किया, जैसे आपने देखा है कि उत्तराखंड का चिपको आंदोलन था, उसमें भी इनकी मेन भूमिका रही है। राजस्थान के जो अलवर जिला है, जो तरुण भारत संघ जो है, जिसमें आपने सुना होगा राजेंद्र सिंह का नाम सुना होगा, जिसको जल पुरुष या जल बाबा के नाम से जानते हैं, या फिर जोहड़ बाबा के नाम से जानते हैं, जिनका नाम राजेंद्र सिंह था। तो तरुण भारत संघ से जुड़े हुए थे ये, उसके अध्यक्ष भी रहे। तो अलवर राजस्थान में आए हैं, देखा है। तो पर्यावरण से जुड़े हुए इनको सबसे पहले जो पुरस्कार मिला था वो कब दिया था? 1986 इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार 1986 मिला था। उसके बाद में इनको जो दिया गया था अनुपम मिश्र को, वो दिया गया था 1996 में, वो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार था। उसके बाद में जो दिया था वो MP सरकार ने दिया था, मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार था। और उसके बाद में क्या मिला था? 2011 में
जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला था। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 1911 में मिला था, वो इस काव्य रचना के लिए मिला था, आज भी खरे हैं तालाब, इसके लिए इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था, जिसका नाम क्या था, जमनालाल बजाज पुरस्कार था, जो इनकी आज भी खरे हैं तालाब। इसका मतलब है तालाबों की प्रासंगिकता क्या है, तालाबों का महत्व क्या है मानवीय जीवन में, समाज के लिए तालाब क्यों जरूरी है। तो इसमें देखिए, अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय था, जिसमें आज भी खरे तालाब और राजस्थान की रजत जो बूंद है, ये इनके प्रसिद्ध पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए काव्य रचना है। तो देखिए, जैसे लिखा है आज भी खरे तालाब, इसका मतलब है कि तालाब का मतलब है पानी का जो जल संरक्षण हो रहा है, मतलब जल संरक्षण करने के लिए, और जो जल का दोहन हो रहा है, अंधाधुंध, जो मिसयूज करो, निरर्थक समझो, जो भी हो रहा है उसको रोकने के लिए, और आम जनता को मतलब जल का महत्व बताने के लिए। क्योंकि देखिए, ये जो उठाई है इन्होंने मुहिम, वो क्यों उठाई है, क्योंकि जो सरकार का बेरुखीपन जो देखा है, सरकार ने जो तालाब, बावड़े, कुएं और जो बड़े बड़े जोहड़ होते थे, इन सबको नज़रअंदाज किया है, और नज़रअंदाज करके गांव और शहरों में क्या मुहिम चला दी है, नल जल के द्वारा मतलब नल के द्वारा जल की व्यवस्था कर दी गई। तो फिर सीधी बात है कि बताया जाता है कि करीब हमारे देश में कितने हैं, 10 लाख तालाबों की संख्या बताई गई है। लेकिन जब सरकार आई है, इसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार ने जो किया है, उसका बेरुखीपन जो किया है, बेरुखीपन का मतलब है कि उनके मन में जल संरक्षण को लेकर कोई सावधानी नहीं बरती गई, और यहाँ तक कि जो जनता है उसके मन में भी उदासीनता थी। इसका मतलब है कि भारत देश गुलामों के गुलाम थे ब्रिटिश सरकार के। तो ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले दिल्ली में मुहिम चलाई, जिसमें जल को नल के द्वारा घर में पानी पहुंचाना गया, लेकिन जितने भी तालाब थे उन सारे तालाबों को मिटा दिया गया, उनको मतलब तोड़ के अलग अपने सुविधा अनुसार जो है उद्योग धंधे खोले गए, उनको बंद कर दिया। बस उसी को आधार मान के उन्होंने इस निबंध को लिखा है, जिसका नाम क्या है, आज भी खरे हैं तालाब। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो बात करते हैं, तो इसमें जो दिया है कि देखो, समझो, आप थोड़ा सा ध्यान देना बात पर। क्या दिया है कि आज भी खरे हैं तालाब, अनुपम मिश्र के द्वारा रचित पर्यावरण से संबंधित निबंध है। लेखक ने प्राचीन तालाबों की प्रति सरकारी बेरुखी का चित्रण करते हुए लिखा है कि अंग्रेजी शासन से लेकर स्वाधीन भारत की सत्ता, अंग्रेजी शासन से लेकर स्वाधीन भारत की सत्ता, इसका मतलब है कि भारत देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद की जो सत्ता है, प्राचीन जन संसाधनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जो है, जो प्राकृतिक जल संसाधन है, जिसमें कौन है, कुएं, जो तालाब है, तो तालाब हैं, उनके प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, उसके बारे में इन्होंने जोर दिया है। सत्ता की अनदेखी के साथ साथ जनता की सहभागिता भी कम हुई। अरे जो सत्ता थी उसने तो बेरुखीपन दिखाया, लेकिन यहाँ क्या दिया है, साथ साथ जनता की सहभागिता भी कम होती हुई दिखाई, वो भी सचेत नहीं रही पर्यावरण के प्रति। और यही कारण है कि आज सिंचाई ही नहीं पीने के पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। सिंचाई को दूर छोड़ो, लेकिन पीने का जो पानी है ना, उसकी भी भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई। इसीलिए बहुत सारे राजनीतिक विचारक या बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शिक्षाविद, जो कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, और वो यथार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इन्होंने जो दिया है निबंध में कुछ प्राचीन तालाबों और समाज में उनके महत्व की चर्चा की गई है, जिसमें कौन है, मैसूर है, कर्नाटक है, हरियाणा है, राजस्थान है, देवास है और बहुत सारी जगहों का नाम लिया है जहाँ अच्छे अच्छे तालाब थे, लेकिन उन सबको मिटा। क्योंकि देखिए, हम सब लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जल का महत्व नहीं समझेंगे, जल को संरक्षण कैसे किया जाए, जल के दोहन को कैसे रोका जाए, तभी तो हमारी जल की आपूर्ति हो पाएगी। तो जल संरक्षण को लेकर उन्होंने ये निबंध लिखा है। और तो देखिए आगे क्या लिखा है कि दिल्ली में जब तालाब बावड़ियों की उपेक्षा की जा रही थी, दिल्ली में, इसका मतलब है कि सत्ता जो थी वो क्या कर रही थी, तालाब और बावड़ियों की उपेक्षा कर पाइपलाइन बिछाने की चर्चा हो रही थी। पाइपलाइन घर घर जल पहुंचाने की चर्चा हो रही थी। बावड़ी, कुएं, तालाब जो है उनकी उपेक्षा की जा रही थी और नल लगाए जा रहे थे। उसी समय 1900 के आसपास इन नलों के विरोध में, विवाहों के अवसर पर इन नलों के विरोध में 1900 के आसपास जो नल लगाए जा रहे थे, तो विवाह जब होते थे तो उनके अवसर पर जो गीत गाए जाते थे ना, उसके स्वर को भी इसमें दिया है कि उस समय औरतें अंग्रेज सरकार के लिए क्या गीत गाती थी। तो देखो इसमें दिया है कि विवाहों के अवसर पर एक हल्की सी सुरीली आवाज़ सुनाई देती थी, जिसमें क्या कहा था, बारात जब पंगत में बैठ जाती थी, बारात पंगत में जब बैठती थी तो औरत गाने गाती थी, जिसमें गाना दिखाया है, फिरंगी नल मत लगवाए, नल का पानी बहुत बुरा, मेरा जी घबराए। ये पहले गाती थी। इसका मतलब है फिरंगी, फिरंगी का मतलब है अंग्रेज लोगों को क्या दिया है, उपालंग उलाहना दिया है, हमारे तालाब कुएं बावड़ी सबको चौपट कर दिया उन लोगों ने। तो फिर फिरंगी जो है, अंग्रेज जो है, उनके ऊपर व्यंग्य किया है उन्होंने कि हमको नल का पानी अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है, हमारे विवाह जो होते थे उनमें औरत गीत गाती थी, तो फिरंगियों के ऊपर व्यंग्य होता हुआ दिखाया गया है। तो क्या दिया है, सामाजिक सरोकारों, कुएं, तालाबों, बावड़ियों का आज भी वही महत्व है जो प्राचीन समय में था। इसका मतलब है कि सामाजिक सरोकार, अरे समाज में जो मानव रहता है, मानव के जीवन में कुएं, तालाब, बावड़ी, वो पहले भी इतनी प्रासंगिक थी, वो आज भी इतनी प्रासंगिक है। बस बात है तो क्या है कि हम लोगों ने जो नज़रअंदाज किया है। प्राचीन समय में था, छत्तीसगढ़ के गाँव में आज भी छेराछेरी गीत गाए जाते हैं तालाबों को लेके, और उससे मिले अनाज में अपनी तालाबों की देखरेख की जाती है। छत्तीसगढ़ में उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाता है। बुंदेलखंड में कजलियों के गीत में उनके 8 अंग डूब सके, ऐसी कामना की जाती है। और बुंदेलखंड के तालाब जो है ना, उनकी भी क्या दिया है, कजलियों के गीत में उसके 8 अंग डूब सके, ऐसी कामना। हरियाणा के नारनौल में जो जात उतारने के दौरान माता पिता तालाब की खुदाई करते थे, उनमें मिट्टी की पाल बनाकर उनकी सुरक्षा करते थे। अलवर जिले के बीजा की डाह में जैसे गांव आज भी तालाबों के नायक बनकर नए तालाब को खोद रहे हैं। जैसे राजेंद्र सिंह है, जोहड़ वाला बाबा जल पुरुष के नाम से तरुण भारत संघ का कौन है जो नायक है वहाँ का, राजेंद्र सिंह, तो उनके लिए ये बताया है। इस निबंध में लेखक ने चंद उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और यहाँ तक लिखा है कि पानी के मामले में निपट बेवकूफ़ के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। पूर्णतः, निपट का मतलब पूर्णतः बेवकूफ़ जो है उनके उदाहरण कोई कमी नहीं है। उपेक्षा की इस आंधी में कई तालाब फिर भी खड़े हैं, लेकिन जो आंधी चली है, इन लोगों ने जो आंधी चलाई है, तालाबों को मिटाया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ तालाब आज भी अपना महत्व बनाए हुए हैं जो मानव जीवन की आपूर्ति कर रहे हैं। देश भर में कोई 8 से 10 लाख तालाब आज भी भरे रहे हैं। देश भर में कितने दिए हैं? देश भर में कोई 8-10 लाख तालाब आज भी भर रहे हैं। जनता शासन के इन प्राचीन और प्राकृतिक जल स्रोतों की अनदेखी दोनों को ही भारी पड़ रही है। इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा और हम लोगों के द्वारा जो अनदेखी की जा रही है जल संरक्षण को लेकर, ये हम सब पर भारी पड़ने वाली है। तो बड़ी बड़ी
महानगरों में पीने के पानी की विकट समस्या पैदा हो रही है। बड़े बड़े महानगर है ना, उनमें जैसे भरतपुर है तो भरतपुर में पानी की समस्या, उसकी आपूर्ति कहाँ से हो रही है? बंद बारेठा जो क्या है, अब उसको जिसको बांध बोलो, बांध है वो तालाब का बड़ा रूप है, तो बांध बोलो। आना सागर झील जो पुष्कर में है, तो पुष्कर जो है आदमी की आपूर्ति कर रही है। तो बड़े बड़े महानगर जो है ना, जिनमें पानी की समस्या आज भी तालाबों के द्वारा हो रही है। तो कल कारखानों से निकलने वाले रसायन युक्त जल ने पृथ्वी के अंदर तक के जल को प्रदूषित कर दिया है। अवैध तरीके से जल के दोहन ने धरती के अंदर जल को बहुत गहरे तक पहुंचा दिया। इसका मतलब है कि जो अवैध खनन हो रहा है धरती का, तो मान लीजिए नीचे की मिट्टी है, बजरी है, निकाल निकाल के बड़ी खदानें खोल दी गई हैं, तो जल स्तर वो नीचे हो गया। और आज पहले गांव में एक कुआं होता था, तालाब होता था, उसी से सारी पूर्ति होती थी। और वर्तमान जो युग है, आप देख रहे हो कि कोई किसी का सहयोग नहीं करता। प्रत्येक आदमी के घर में अलग हैंडपम्प या फिर मोटर ट्यूबवेल मिलेगी, जिसमें एक फेस की मोटर डली रहती है, और जल का दोहन निरंतर बेकार हो रहा है, ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसी कारण हमारे जीवन में पानी की एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आएगी, और सिंचाई को छोड़ो, पीने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपने देखा होगा कहीं कहीं बड़ी बड़ी लाइनें ड्रमों को लेकर, अपने बर्तनों को लेकर लगी मिलती है, तो ये समस्या को जन्म देगा। और इसकी जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग हैं। तो यही अनुपम मिश्र ने सचेत किया है कि हमको अनावश्यक जल दोहन जो हो रहा है ना, वो नहीं करना चाहिए। तो क्या दिया है कि अवैध तरीके से जल के दोहन ने धरती के अंदर जल को बहुत गहरे तक पहुंचा दिया। सिंचाई के पानी के लिए आए दिन आंदोलन होते रहते हैं। इसका मतलब है कि आपने कहीं मटका दर के आंदोलन कर रही हैं, कहीं सरकार के विरोध में मटका फोड़ रही हैं। ये सब क्या है? ये पानी की समस्या को लेकर उत्पन्न होने वाले आंदोलन हैं। तो क्या दिया है? आज इस विकट समस्या से निजात पाने का एकमात्र हल है कि कौन सा हल दिखाया है? एकमात्र, इसका मतलब है तालाब, कुएं, बावड़ियों की खुदाई की जाए। अरे जिन चीज़ों को हमने अनदेखा किया है, जिसमें तालाब है, बावड़ी है, कुएं है, और जो जलाशय है, उनको खोदा जाए। जल भराव होगा, जल संरक्षण होगा, पृथ्वी के नीचे जाएगा, फिर हमको जल की आपूर्ति आसानी से हो जाएगी। तो मेन 100 बातों की एक बात है ये, जिसमें क्या दिया है कि विकट समस्या से निजात पाने का एकमात्र क्या है हल? यह है कि प्राचीन तालाबों और कुएं बावड़ियों की खुदाई की जाए, जिससे वर्षा का जल इकट्ठा हो सके और नए तालाब और कुएं खुदवाए जाए। तो फिर हमारा जो मानवीय जीवन है ना, वो सुरक्षित रह सकता है। ये चीज़ बताई है कौन ने? अनुपम मिश्र ने। अब देखिए, ये मानवीय जीवन और समाज से जुड़ा हुआ, समाज के लिए पानी का महत्व, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कौन सी जगह की बात की है, थोड़ा सा उनको मैं बता दूं, जिसमें कर्नाटक है, मैसूर है, देवास है, दिल्ली है, हरियाणा है, ये सारे तालाब जो हैं उनके विषय में बात की है। तो देखिए, इसमें दिया है तांदुला तालाब मध्य प्रदेश के दुर्ग और राजानंद गांव जैसे क्षेत्र में सन 1907 तक बहुत बड़े तालाब बने हुए थे। 1907 तक, जिसमें क्या दिया? तांदुला तालाब, जो कहाँ दिखाया? मध्य प्रदेश में दुर्ग और राजानंद गांव। इससे तांदुला नामक तालाब लगातार 11 वर्ष तक काम करता रहा था। इस तालाब से सिंचाई के लिए निकाली गई बहुत सारी नहरों से फायदा हुआ आम जनता को। उसके बाद में मैसूर का तालाब दिखाया है। मैसूर कर्नाटक, 1800 के आसपास मैसूर में करीब 39,000 तालाब मौजूद थे, 1800 के आसपास। लेकिन उन सारे तालाबों को सरकार ने क्या कर दिया? मिटा दिया। अंग्रेजी शासन ने 1831 में राज्य की ओर से दी जाने वाली राशि को आधा कर दिया, घटा दिया, और धीरे धीरे तालाब जनता के लिए संभालना मुश्किल हो गया, और एक दिन उन तालाबों को मिटाकर रख दिया। दिल्ली के तालाबों की दुर्दशा कम नहीं रही। अंग्रेजी शासन से पूर्व वहाँ 350 तालाब थे। अंग्रेजी शासन से पूर्व 300-350 तालाब दिखाए। इन्हीं में राजस्व की हानि लाभ पर तोला गया
कमाई नहीं देने वाले तालाब राज की उपेक्षा के शिकार हो गए। जिन तालाबों से कमाई नहीं हो रही उन तालाबों को बंद कर दिया, उनको पाट दिया गया और इन तालाबों की जगह अंग्रेज सरकार द्वारा वाटर वर्क से पानी देना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि सरकार का बेरुखीपन जो जनता और हमारे देश के प्रति था वो आज हमें बहुत भारी पड़ा है। बिलावली तालाब कहाँ दिखाया है? इंदौर में दिखाया है। तो इंदौर का बिलावली तालाब इतना गहरा और विशाल था कि एक बार उसमें फ्लाइंग क्लब का जहाज गिर गया था। उस जहाज को खोजने के लिए नौसेना के गोताखोर आए, किंतु आज स्थिति है कि इस तालाब की जगह एक बड़ा सूखा मैदान बन के रह गया है। इंदौर को पानी पीने के उपलब्ध कराने के लिए दूर बह रही नर्मदा पानी लाया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो कभी कहा कि इंदौर की आपूर्ति कर रहा था, आज इंदौर की आपूर्ति नर्मदा से हो रही है। देवास तालाब इंदौर के पास देवास शहर है, जो पिछले 30 वर्षों से यहाँ सभी छोटे बड़े तालाब भर दिए गए हैं और उन पर मकान और कारखाने खोल दिए गए हैं सरकार के द्वारा। फिर पता चला कि उन्हें पानी देने की कोई स्रोत नहीं बचा। शहर के खाली होने तक की खबरें छपने लगी। देवास के तालाबों कुओं के बदले रेलवे स्टेशन पर 10 दिन तक रात दिन काम चलता रहा। 25 अप्रैल 1990 को इंदौर में 50 टैंकर पानी रेलगाड़ी से देवास लाया गया। आज तक टैंकरों का पानी पंपों के सारे टंकियों में चलता है और तब शहर में बढ़ता है। उसी दिन देवास की नरकवास बनने में देर नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि जो देवास कभी तालाबों के द्वारा जल की आपूर्ति बड़े आसानी से हो जाती थी, वही देवास आज नरक बना हुआ है। वहाँ की स्थिति टैंकरों से पानी या रेल की जो टैंक हैं उनसे पानी लाकर उसकी आपूर्ति की जाती है। और सागर मध्य प्रदेश में है। लगभग 600 साल पहले मध्य प्रदेश में लाखा नामक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। पहले बंजारे चलते थे, तो बंजारे ने 600 साल पहले लाखा बंजारे ने इसका सागर तालाब का निर्माण करवाया। इस तालाब के किनारे बसे शहर का नाम सागर पड़ गया। आज तक सागर तालाब पर अनेक शोध हो चुके हैं, लोगों की उपाधियां तक मिल चुकी हैं, किंतु एक अनपढ़ माने गए बंजारे के हाथों बने सागर को पढ़ा लिखा माने जाने वाले समाज बचा तक नहीं पाया। अरे इसका मतलब है कि एक लाखा बंजारा जो अनपढ़ है, जो गंवार था, उसने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसने एक मध्य प्रदेश को बड़ा सागर दिया। लेकिन पढ़ी लिखी समाज होते हुए, पढ़ा लिखा मानव होते हुए उस सागर तालाब को आज सुरक्षित नहीं बचा पाया। यही दुख की संवेदनाओं को अनुपम मिश्र ने इसमें रखा है। कुल मिला के जल संरक्षण पर जोर दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मैंने नाम बताए हैं इनका ध्यान रखना है। और अनुपम मिश्र के द्वारा समाज में रहने वाला मानव के लिए पानी का कितना महत्व है, उसका जल संरक्षण, उसका दोहन, उसकी मानव के द्वारा की हुई लापरवाही, सरकार के द्वारा की हुई बेरुखपन, तो इन सारी चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। बाकी और जो पाठ हैं 2 और रहे, आपको उनको भी मैं बता दूंगा। नमस्कार।